जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 4th चैप्टर परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे संयोजकता के बारे में। तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखें और समझें संयोजकता क्या है। हम आपको संयोजकता के बारे में बताने जा रहे हैं। देखें, संयोजकता की जो अंग्रेजी है ये होती है वैलेंसी। ध्यान दीजिएगा, संयोजकता की अंग्रेजी वैलेंसी होती है और वैलेंसी शब्द की जो उत्पत्ति है वो ग्रीक भाषा के शब्द वैलेंसिया से हुई है। सब लोग ध्यान दें, ग्रीक भाषा के शब्द संयोजकता की अंग्रेजी वैलेंसी होती है और वैलेंसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द वैलेंसिया से हुई है और वैलेंसिया का मतलब होता है पावर और पावर का मतलब आपको मालूम है क्षमता। तो इस प्रकार संयोजकता की जो परिभाषा है वो सामने निकल करके आती है कि किसी भी तत्व के संयोग करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। यानी एक तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ कैसे संयोग कर रहा है, संयोग कर रहा है यानी जुट रहा है, इसकी क्षमता को ही हम संयोजकता कहते हैं। अब हम आपको बता दें कि संयोजकता ज्ञात करने के लिए प्रारंभ में अलग अलग तरीके अपनाए गए, जिनमें सबसे पहले तरीका ये अपनाया गया कि किसी भी तत्व के साथ हाइड्रोजन के जितने परमाणु जुड़े होंगे उस तत्व की संयोजकता उतनी ही होगी। यानी प्रारंभ में शुरू में जब संयोजकता ज्ञात करना था तत्वों की कि इस तत्व की संयोजकता कितनी होगी, इस तत्व की संयोजकता कितनी होगी, यह ज्ञात करने के लिए जो सामान्य नियम सबसे पहले प्रस्तुत किया गया था, सबसे पहले वाला नियम यही था कि किसी भी तत्व के एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन के जितने परमाणु जुड़े होते हैं उतनी ही उस तत्व की संयोजकता होती है। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जैसे मान लीजिए ये है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्लोरीन के एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन का एक परमाणु है। तो यहाँ पर कहा गया कि HCl में क्लोरीन की संयोजकता एक होगी। जो तरीका बताया गया था वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखे रहिएगा। तरीका यही बताया गया था कि किसी भी तत्व के एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन के जितने परमाणु जुड़े होते हैं, यानी क्लोरीन के एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन का एक परमाणु जुड़ा हुआ है, इसलिए HCl में क्लोरीन की संयोजकता एक होगी। इसी तरह से अगर बारी आती है H2O की, जल की, तो जल में ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन के दो परमाणु जुड़े हैं। तो अभी बताया गया कि किसी भी तत्व के एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन के जितने परमाणु जुड़े होते हैं उतनी ही उसकी संयोजकता होती है। तो H2O में ऑक्सीजन के एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन का दो परमाणु जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो अब बारी आती है अमोनिया की, NH3 की। तो NH3 में हम आपको उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। अब देखिए, अमोनिया में नाइट्रोजन के एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन के 3 परमाणु जुड़े हैं।
तो अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होगी। ये तरीका सबसे पहले बताया गया था कि किसी भी तत्व की संयोजकता ज्ञात करनी होगी तो संयोजकता ज्ञात करने के लिए हम यही तरीका अपनाएंगे कि किसी भी तत्व के एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन के कितने परमाणु जुड़े हैं उतनी ही उस तत्व की संयोजकता होती है। तो शुरू में ये तरीका काफ़ी अच्छा लगा लोगों को और सबको समझ में भी आने लगा कि बहुत आसानी से हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड में क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का 1 परमाणु जुड़ा हुआ है। H2O में ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु जुड़ा हुआ है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का 3 परमाणु जुड़ा हुआ है। तो ये जितने भी यौगिक थे अकार्बनिक यौगिक थे। चूंकि आप लोग अभी क्लास 9th में हैं तो आगे जब पढ़ेंगे तो आपको अकार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक मिलेंगे। अकार्बनिक यौगिक का मतलब जिसमें कार्बन न हो। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कहीं भी कार्बन आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो कार्बन नहीं है। तो अकार्बनिक यौगिकों के लिए ये तो तरीका काफ़ी अच्छा लगा। अब ये हुआ हम शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं जब संयोजकता के बारे में शुरू में जब साइंटिस्ट चर्चा करना शुरू किए। अब देखें अब इसके बाद कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाने लगा कि कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाए। कार्बनिक यौगिक यानी जिसमें कार्बन होता है। तो सबसे पहले उदाहरण लिया गया मीथेन का। देखिए यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर जितने भी उदाहरण हम दिए थे इसमें किसी में भी कार्बन नहीं था। तो जिस यौगिक में कार्बन नहीं होता है वो अकार्बनिक यौगिक होता है और जिसमें कार्बन होता है उसको हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जब आप लोग आगे पढ़ेंगे 10th में जाएंगे, 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे तो कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिक के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर कार्बनिक यौगिक था तो नियम के अनुसार यहाँ पर कार्बन की संयोजकता क्या होनी चाहिए? कार्बन के एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन के 4 परमाणु जुड़े हुए हैं, इसलिए कार्बन की संयोजकता होनी चाहिए 4। अब दिमाग में रखकर ये कार्बन की संयोजकता होनी चाहिए 4, लेकिन जानते हैं यहाँ पर कार्बन की संयोजकता होती है 1। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे बारी आती है एथिलीन की। C2H4 एथिलीन होता है। तो एथिलीन में देख रहे हैं कि कार्बन के 2 परमाणु के साथ हाइड्रोजन के 4 परमाणु जुड़े हैं। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु कार्बन के 2 परमाणु के साथ हाइड्रोजन के 4 परमाणु जुड़े हैं। तो कार्बन के 1 परमाणु के साथ हाइड्रोजन के 2 परमाणु जुड़ेंगे। यानी इसकी व्यवस्था इस तरह से होते, देखिए 2 ठे कार्बन होते हैं और 2 कार्बन के साथ 4 ठे हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन और फिर ये होता है 1 हाइड्रोजन यहाँ बीच में। हालांकि डबल बॉन्ड हम बनाए हैं लेकिन पहले शुरुआती दौर में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड किसी को मालूम थोड़े था। हम शुरू की बात बता रहे हैं आपको। तो अब यहां पर यह बताया गया कि कार्बन के 1 परमाणु के साथ 2 ठे हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं। तो एथिलीन, ये C2H4 एथिलीन या इसको एथीन भी कहते हैं। तो यहां पर कार्बन के 1 परमाणु के साथ हाइड्रोजन के 2 परमाणु जुड़े हैं तो इसकी संयोजकता होनी चाहिए 2 और ये संयोग से होती भी है 2। अब इसके बाद हम आगे बढ़ें एसिटिलीन पे आवें। तो एसिटिलीन में देखें ये है एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2, ये एसिटिलीन होता है। तो यहाँ पर जरा देखिए
कार्बन के एक परमाणु के साथ, कार्बन के दो परमाणु के साथ हाइड्रोजन के दो परमाणु, तो कार्बन के एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन का भी एक परमाणु होगा। तो यहाँ पर कार्बन की संयोजकता होनी चाहिए, देखिए कार्बन की संयोजकता होनी चाहिए यहाँ पर एक, लेकिन यहाँ पर कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 3 होती है। तो अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये जितने अकार्बनिक यौगिक थे, इन सभी अकार्बनिक यौगिकों के लिए जो संयोजकता का नियम था, अकार्बनिक यौगिक माने जिनमें कार्बन नहीं होते हैं, तो उनके लिए जो नियम था, इनके लिए अकार्बनिक यौगिकों के लिए तो ये नियम बहुत बढ़िया से लागू होता था। लेकिन ये जो कार्बनिक यौगिक हैं, ये कार्बनिक यौगिक देख रहे हैं विवाद पैदा कर दे रहे हैं। यहाँ पर नियम के अनुसार होना चाहिए 4 होता है 1, यहाँ होना चाहिए 2 होता भी है 2, और यहाँ पर होना चाहिए 1 तो होता है 3। तो अब रसायनज्ञों ने सोचा कि संयोजकता ज्ञात करने का ये तरीका ठीक नहीं है। इसके लिए अकार्बनिक यौगिकों के लिए तो संयोजकता ज्ञात करने का ये नियम लागू होता है, लेकिन कार्बनिक यौगिकों के लिए संयोजकता ज्ञात करने का ये नियम लागू नहीं होता है। अब इसलिए 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था लुई और दूसरे का नाम था कोसेल। इन दोनों ने मिलकर के संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, और संयोजकता के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, यानी संयोजकता के लिए उन्होंने एक अष्टक नियम प्रस्तुत किया था। अब इन अष्टक नियम को बहुत डिटेल में चल करके आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल बोरबरी का जो नियम था, बोरबरी नियम के आधार पर संयोजकता ज्ञात करने का तरीका बताया गया। और संयोजकता ज्ञात करने का तरीका क्या बताया गया, हम आपको अब बताने जा रहे हैं। ये शुरू में ये मेथड बताया गया था, लेकिन ये मेथड बाद में सफल नहीं हुआ, और सफल नहीं हुआ इसलिए अस्वीकार कर दिया गया। देखिए किसी भी चीज में, जब ये साइंस है, साइंस का कोई भी पार्ट हो या कोई भी काम अगर आप अपने जीवन में भी करना चाहते हो, तो शुरू में आप काम करने की कोशिश करते हैं। भाई जब उसके पहले, आपके पहले कोई भी व्यक्ति कोई काम नहीं किया है और उस काम को आप करने जा रहे हैं, तो वो काम अच्छा भी हो सकता है, काम बुरा भी हो सकता है। तो शुरू में ये जो तरीका हम बताए थे, ये तरीका तो काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन बाद में चल करके यह संदेह पैदा करने लगा, इसलिए इस तरीके को जो है यहाँ से हटा दिया गया। अब इसके बाद संयोजकता ज्ञात करने के लिए आगे चल करके लुई और कोसेल के नियम को भी पढ़ेंगे। जब आप अगले क्लास में जाएंगे तो लुई कोसेल के द्वारा संयोजकता कैसे ज्ञात की जाती है, लेकिन फिलहाल बोरबरी नियम के आधार पर संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए कुछ नियम बताए गए। अब उन नियमों में से हम पहला नियम आपको बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से समझिए पहला नियम क्या है। संयोजकता ज्ञात करने का पहला नियम हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर किसी तत्व के सभी कोष पूर्ण रूप से भरे हो, कोष माने कक्षा को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, सेल भी कहते हैं, इसको याद रखे रहिएगा। तो अगर किसी तत्व की सभी कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी हैं, जितनी भी कक्षा है सभी कक्षा पूर्ण रूप से भरी है, तो उस तत्व की संयोजकता 0 होती है। ये पहला नियम है। इसके बाद दूसरा नियम आपकी किताब में देखिए, कहानी जैसा दिया हुआ है, थोड़ा सा दे दिया है, उसको पढ़ने से आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि किसी तत्व की संयोजकता ज्ञात करनी है तो संयोजकता कैसे ज्ञात करेंगे। फिलहाल ये पहला नियम आप अच्छी तरह से याद रखे रहिए कि किसी तत्व के सभी कोष अगर पूर्ण रूप से भरे हों तो उस तत्व की संयोजकता 0 होती है। पहला नियम याद हो गया सबको? हाँ, दिमाग में इसको बैठाते रहिए। अब इसके बाद हम आते हैं दूसरे नियम पर। दूसरे नियम को देखते हैं क्या है। अगर बाहर का केवल एक कोष अपूर्ण है,
बाहर की कक्षा की बात हो रही है। जैसे हम आपको बोरबरी नियम से जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहे थे तो आपको बता रहे थे कि ये पहली कक्षा पूरी हो गई, दूसरी कक्षा पूरी हो गई, तीसरी कक्षा पूरी हो गई, और आप देख रहे थे वहां पर हीलियम था, नियान था, आर्गान था, क्रिप्टान था, जेनान था, रेडान था, सबकी कक्षाएं पूर्ण हो जा रही थीं। तो जिन तत्वों की संयोजकता पूर्ण होती है उनकी यानी जिस तत्व की सभी कक्षाएं पूर्ण होती हैं उस तत्व की संयोजकता शून्य होती है। ये पहला नियम था। अब इसके बाद अगर हम दूसरे नियम को देखें तो दूसरा नियम देखें, दूसरे नियम में क्या है? दूसरे नियम में ये है कि अगर केवल बाहर की एक कक्षा खाली है, या कह लीजिए बाहर की एक कक्षा अपूर्ण है, तो उस कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उस तत्व की संयोजकता होती है। ये नियम अभी मैं बता रहा हूं, इसके बाद संयोजकता निकाल के मैं बताऊंगा कि कैसे संयोजकता ज्ञात किया जाता है। अब देखें तो बाहर की कक्षा केवल एक कक्षा अपूर्ण है, तो अब उसमें जैसे मान लीजिए बाहर की कक्षा में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो तत्व की संयोजकता हो जाएगी एक। अगर बाहर की कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन है तो तत्व की संयोजकता हो जाएगी दो। बाहर की कक्षा में तीन इलेक्ट्रॉन हैं तो तत्व की संयोजकता हो जाएगी तीन। बाहर के कक्षा में चार इलेक्ट्रॉन हैं तो तत्व की संयोजकता हो जाएगी चार। लेकिन इसके बाद जानते हैं क्या है? अगर बाहर की कक्षा में जब चार से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो आठ में से बाहर वाली कक्षा, जो अष्टक नियम हम आपको बताए हैं, अष्टक माने आठ होता है, जिस नियम को लुई और कोसेल ने बताया था, और ये बताया था या बोरबरी नियम में भी आप देखे हैं कि सबसे बाहर वाली कक्षा में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये अधिक से अधिक 8 कहाँ से आया? यही अष्टक नियम है, यही बताया गया। लुई कोसेल ने बताया था कि अगर बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये माना जाता है कि वो कक्षा पूर्ण हो गई है। तो अब देखिए क्या होता है, अगर बाहर की केवल एक कक्षा अपूर्ण है तो बाहर वाली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो संयोजकता एक हो जाएगी, दो इलेक्ट्रॉन होगा संयोजकता दो हो जाएगी, तीन इलेक्ट्रॉन होगा संयोजकता तीन हो जाएगी, चार इलेक्ट्रॉन होगा संयोजकता चार हो जाएगी। लेकिन अगर चार से अधिक इलेक्ट्रॉन होने लगे, मान लीजिए बाहर वाली कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 8 में से 5 को घटाएंगे। बाहर वाली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अगर वो इलेक्ट्रॉन 4 से अधिक हो गए तो 8 में से उसको घटाते हैं। तो 8 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अगर किसी तत्व के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 8 में से 5 को घटाएंगे, घटाने पर जो नंबर आता है वही उसकी संयोजकता होगी, यानी 3 हो जाएगा। अगर बाहर वाली कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 8 में से 6 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2। अब इसके बाद अगर बाहर वाली कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 7 घटाएंगे, तो 8 में से 7 घटाएंगे तो हो जाएगा 1, यानी उस तत्व की संयोजकता 1 हो जाएगी। और अगर बाहर वाली कक्षा में मान लीजिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो पहला नियम आ जाएगा कि अगर किसी तत्व की सभी कक्षाएं पूर्ण रूप से भरी हो तो उस तत्व की संयोजकता 3 हो, संयोजकता 0 होती है। इसको, ये जो दूसरा नियम है, इस दूसरे नियम को आप बहुत अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। ये संयोजकता ज्ञात करने का नियम है, आगे चल करके इसको विधिवत हम पढ़ाएंगे आपको। लेकिन अभी आप 9th में है तो 9th के स्टैंडर्ड की चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर बाहर का केवल एक कोश अपूर्ण हो तो पहली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व की उतनी ही संयोजकता होती है। अगर बाहर वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन तो तत्व की संयोजकता 1, 2 इलेक्ट्रॉन तो तत्व की संयोजकता 2, 3 इलेक्ट्रॉन तो तत्व की संयोजकता 3, 4 इलेक्ट्रॉन तो तत्व की संयोजकता 4। लेकिन बाहर वाली कक्षा में जब 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उस संख्या को 8 में से घटाते हैं, और 8 में से घटाने के बाद जितना नंबर आता है उतनी ही उस तत्व की संयोजकता होती है। तो ये जो है आपका ये दूसरा नियम रहा। अब अगर हम तीसरे नियम पर आ जाएं तो तीसरा नियम देखें क्या? तीसरा नियम ये है कि अगर बाहर की 2 कक्षाएं अपूर्ण हैं,
अगर बाहर की 2 कक्षाएं अपूर्ण हैं तो उन दोनों कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम जोड़ते हैं और जोड़ करके उसमें से 8 को घटाते हैं, तो जो आता है वो उसकी संयोजकता होती है। लेकिन नॉर्मली जानते हैं ये पहला और दूसरा नियम ही लागू होता है। जैसे हम आपको जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवाए थे बोरबरी नियम से, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका पूछेंगे तो आप बताइएगा, और इसके बाद हम संयोजकता इसकी बताएंगे, संयोजकता क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले हमने हाइड्रोजन बताया था, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। ध्यान दीजिए, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होगा। यहाँ पर केवल एक ही कक्षा है, और एक ही कक्षा है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको बताया गया, चाहे ये पहली कक्षा कहें या चाहे अंतिम कक्षा कहें, एक ही कक्षा ही होती है। तो एक कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही उसकी संयोजकता होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है, यह संयोजकता होती है 1। बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए, अब इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे नियम पर, और दूसरा नियम नहीं, दूसरा तत्व है हीलियम। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2 होता है। तो अब अगर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे तो 2 हो जाएगा। तो देखिए आप जरा ध्यान से, यहां पर केवल एक ही कक्षा होती है, और वो भी कक्षा पूर्ण रूप से भर गई। एक ही कक्षा, पहली कक्षा में अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले नियम में आपको बताया गया कि जब सभी कोष माने कक्षा, जब सभी कक्षा पूर्ण रूप से भरे हों तो उस तत्व की संयोजकता 0 होती है। तो यहाँ पर एक ही कक्षा है और वो भी पूर्ण रूप से भरी हुई है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब इसके बाद हीलियम के बाद कौन सा तत्व था? हीलियम के बाद लिथियम था। आप बोले तो आप पूछे तो बोलिए, क्लियर बोलिए कि सुनाई दे। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखे थे, तो देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा लिथियम का? ये होगा 2 और 1। तो देखिए, पहली कक्षा तो आपकी पूर्ण रूप से भरी है। अब यहाँ दूसरा नियम लागू होने लगेगा। बाहर वाली कक्षा में अगर केवल एक कक्षा अपूर्ण है तो बाहर वाली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही उस तत्व की संयोजकता होती है। तो बाहर वाली कक्षा में तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ है, पहली कक्षा तो पूर्ण रूप से भरी हुई है। बाहर वाली कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर वाली कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस तत्व की संयोजकता हो जाएगी 1। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखिए, लिथियम के बाद अगला तत्व कौन सा होता है? बेरिलियम होता है। तो बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। अब बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखा गया था वो क्या था? 2 था और 2 था। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें आप, तो अब जो है कोई एक बोलेगा, सभी लोग नहीं चिल्लाएंगे। अब देखें तो पहली कक्षा तो पूर्ण रूप से भरी हुई है, लेकिन बाहर वाली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो दूसरा नियम आपको यही बताया गया कि सबसे बाहर वाली कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन, अगर बाहर की केवल एक कक्षा अपूर्ण है तो सबसे बाहर वाली